हेलो एवरीवन। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल। आप सभी वॉरियर्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। और आज के इस सेशन में, यानी आज है सैटरडे, तो सैटरडे को हम क्या करने वाले हैं, हम यूनिट टेस्ट करेंगे, यूनिट टेस्ट 6। और इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स का मिक्सचर करेंगे और कुछ जो हमारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं या डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम अपने टेस्ट में एक अलग वे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से सभी कनेक्ट हो जाएं और हमारे साथ। ये हमारा फर्स्ट वीक प्लान था अक्टूबर का, जिसमें हमने ये सारा शेड्यूल फॉलो किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा सेकेंड वीक जो प्लान है, जो सेकेंड वीक अक्टूबर का, यानी कि 7 अक्टूबर से जो स्टार्ट होगा, फ्रॉम द 7 अक्टूबर, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 3 दिन हम स्पेशल क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी पर, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ये शेड्यूल है हमारा फॉर द मंथ, फॉर द वीक ऑफ सेकेंड वीक अक्टूबर का जो है, उसके लिए हमारा ये प्लान है। आज के इस क्लास में हमें आपका ऑर्गेनिक का टेस्ट लेना है, तो मैं ऑर्गेनिक का टेस्ट बनाकर लाई हूँ आपके लिए। आप सभी को कुछ रूल्स पहले फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ टेस्ट के रूल बता देती हूँ। हमारे टेस्ट का रूल क्या है, आप इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे, ठीक है? तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले एक पेज लीजिए, कोई भी पेज, कॉपी, पेन वगैरह, मतलब एक पेज होना चाहिए, और उस पर काउंटिंग लिख दीजिए, ठीक है? आप उस पर 1 2 3 4 5 6 7 करके 20 तक काउंटिंग लिख दीजिए। रूल नंबर 1 है कि अपनी टेस्ट शीट को तैयार करिए, 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग लिख दीजिए। अब काउंटिंग लिख दी होगी आप सबने, अगर नहीं लिखी है सो टेक योर टाइम, 1 मिनट मैं आपको देती हूँ काउंटिंग लिखने के लिए। सभी स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेकर 20 तक का काउंटिंग लिख लीजिए अपने पेज पे। ये साथ साथ काम करिए। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करिए। अब वो करेक्ट भी हो सकता है आपका अटेम्प्ट क्वेश्चन, और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर वो करेक्ट होता है तो खुद को +2 नंबर देना, बट अगर वो इनकरेक्ट होता है तो खुद का -1 डिडक्ट भी करना है। एक ऑप्शन और होगा आपके पास, वो है स्किप का, कि अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप अपनी शीट पे खाली जगह छोड़ देंगे। सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो आप खाली जगह छोड़ दीजिए, इसका मतलब होगा स्किप। ना ही आप इसमें 0 मार्क्स मिलते हैं, ना तो कोई नंबर कटता है, ना ही कोई नंबर ऐड होता है, ठीक है? तो ये हमारे 2 रूल होते हैं, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 1 मैंने आपको बता दिए। एक लास्ट रूल होगा कि जब ये पूरा टेस्ट ओवर हो जाएगा तो लास्ट में आप कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर लिखना कि आपके कितने कितने मार्क्स बने, ठीक है? आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने कितने मार्क्स बने हैं, टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स आपके बने हैं। आउट ऑफ 20 है तो अगर हम 40 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं तो 40 में से आपके कितने बने हैं। एंड देखिए वो क्या है ना, बी ऑनेस्टी का जो पॉइंट होता है कि अगर आप चीटिंग कर रहे हो, मतलब आपके सही क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऐसे ही चीटिंग में लिख रहे हो कि मेरे तो 40 में से 40 आ गए या 40 में से, देखिए वो क्या है ना कि खुद को धोखा देने वाली बात है। इंसान कभी भी खुद को धोखा ना दे तो बेहतर होगा उसके लिए। तो मेरा यही मानना है कि आपके जो भी मार्क्स बनते हैं आप वो कमेंट करके बताना, ऐसे कुछ भी झूठ में मत बताना, ठीक है? तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब हम अपनी क्लास में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और मैं क्वेश्चन को रीड भी करूँगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कम कर लेते हैं बस। लेट अस consider the highlighted proton which compound is predicted to be have a lowest pk। इसमें highlighted proton मैंने कर दिया, ये जो रेड कलर से जिसको मैंने मार्क किया है ये आपका highlighted proton है।
So this is your first question. Consider the highlighted proton. Which compound is predicted to have the lowest pK value? इन 4 ऑप्शन में से सबसे लोवेस्ट पीके वैल्यू किसका होगा? इन 4 में सबसे लोवेस्ट पीके वैल्यू किसका होगा? यू हैव अ 1 मिनट. मैं पूरा 1 मिनट दूंगी. अपनी जो आपने जो पेज लिया है उस पेज पे लिख दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका जो भी आ रहा है. जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका लोवेस्ट पीके वैल्यू बताना है. द लोवेस्ट पीके इन द above following. ओके स्टूडेंट, टाइम इज ओवर. सो 1 ही मिनट देना था मैंने आपको. टाइम इज ओवर. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. यहाँ पे अगर आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो खुद को +2 दिए. अगर आपने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो खुद को -1 करना है, या सी या डी. मैं साथ के साथ आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर हो. मुझे लोवेस्ट पीके बताना है. मुझे ये पता है कि लोवेस्ट पीके का मतलब क्या होगा? जिसका पीके का वैल्यू कम होगा वो क्या होगा? आपका मोर एसिडिक होगा. और जिसका हाईएस्ट पीके होगा उसका जो हाईएस्ट पीके होता है उसका लोअर क्या होता है? एसिडिक होता है. वो लोअर एसिडिक होगा. मुझे ये पता है कि मोर एसिडिक कौन होता है? जो आपका एरोमेटिक होता है. और लोअर एसिडिक कौन होता है? जो आपका एंटी एरोमेटिक होता है. तो मैंने इन सभी में अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर देना. इन सब में से हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम का रिमूवल करेंगे. आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज. ये 3 आपने नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बनाए. अच्छा, अब मेरे पास ये कैसा बन गया कंपाउंड? ये एक एंटी एरोमेटिक बन गया क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए. इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये एक एरोमेटिक बन गया. ये एक एरोमेटिक बन गया क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए. अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं तो नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या बनेगा? जो नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या बनेगा? ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. दिस इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. और यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन के होते हुए भी ये आपका नॉन एरोमेटिक बनेगा, नॉन प्लेनर हो जाता है. तो हमने बताना क्या था कि लोवेस्ट पीके वैल्यू जिसका है. यहाँ पर आप ये देखिए कि लोवेस्ट पीके किसका है. लोवेस्ट पीके किसका है? जो एरोमेटिक होगा वही लोवेस्ट पीके रखेगा, वही ज़्यादा एसिडिक होगा. एरोमेटिक सिर्फ आपका बी ऑप्शन था तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नॉट अ ए ऑप्शन. ए वाला आप ऐसा कह सकते हो बिकॉज वो एंटी एरोमेटिक है तो उसका क्या है? वो लोअर एसिडिक होगा यानी हाईएस्ट पीके वैल्यू होगा. ए वाले का हाईएस्ट पीके वैल्यू होगा और बी वाले का लोवेस्ट पीके होगा. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. Among the resonance forms given below, which contribute most of the stability of azulene? azulene की सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है? द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपको बताना है एजुलिन का.
एजुलिन में एक 7 मेंबर की रिंग होती है और एक 5 मेंबर की। द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन। आई होप सो कि आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। अगर हम फर्स्ट, क्योंकि एजुल्यून पहली बात आपका एक एरोमेटिक है, अब उसके अंदर 5 मेंबर की रिंग भी एरोमेटिक होगी और आपका जो 7 मेंबर का रिंग है वो भी एरोमेटिक होगा। दोनों के दोनों एरोमेटिक होंगे आपके 5 एंड 7 जो है वो दोनों आपके कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे। द पॉइंट इज कि यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरा 1 2 3 ये वाली एरोमेटिक बन रही है बट ये एंटी एरोमेटिक बन रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ये एरोमेटिक बन रही है, ये वाली एंटी एरोमेटिक बन रही है, ये भी गलत है। यहाँ पर ये वाला एंटी एरोमेटिक है और ये वाला एरोमेटिक है, ये भी गलत है। बट इन दैट केस ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर है, ये इधर भी जाएगा। अगर ये इधर जाता है तो एरोमेटिक, और अगर ये इधर जाता है तो एरोमेटिक। तो बी जो ऑप्शन, डी जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने डी किया था तो खुद को +2 दीजिए, अगर आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया तो -1। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया कि एजुलिन क्या होती है, जिसमें रिंग होती है वो 5 एंड 7 मेंबर का और वो भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब फ्यूज्ड रिंग कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। द कंपाउंड हैविंग द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक आपकी नाइट्रोजन कौन सी है? द कंपाउंड हैविंग द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इज, the compound having the most basic nitrogen. अगर टाइम इज ओवर, तो बेसिक हाइड्रोजन कौन होगा? मतलब आप नाइट्रोजन बेसिक आप किसे कहेंगे? जो इजीली लोन पेयर का डोनेशन करे, जो आसानी से लोन पेयर का डोनेशन करे वो आपका बेसिक होगा। तो यहाँ पर हर एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर हर एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएंगे, यहाँ पर sp2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं और आप इन्हें लोकलाइज्ड लोन पेयर कह सकते हो। अगर ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, कंजुगेशन में नहीं जा रहे हैं, तो ईजिली आप इनका क्या करा सकते हो, डोनेशन करा सकते हो। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर मेरा जो नाइट्रोजन है वो sp3 में है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है क्योंकि वो कंजुगेशन में जा रहे हैं। और अगर वो कंजुगेशन में जा रहे हैं तो यहाँ पर नॉट इजीली डोनेशन, यहाँ इतनी आसानी से डोनेशन नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये कंजुगेशन बना रहे हैं विद अ बेंजीन, कंजुगेशन विद बेंजीन, ये बेंजीन के साथ कंजुगेशन बना रहे हैं और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये +m इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये आसानी से बाहर नहीं डोनेट होंगे। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर है, जो कि मतलब चांस ही नहीं है, वो तो क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो बिल्कुल भी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स वाई ए इज द राइट ऑप्शन। जो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन आएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन। ए इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड द राइट ऑप्शन। क्लियर? और अगर आपने ए लगाया तो +2, अगर कोई और लगाया था तो खुद का नंबर -1 कर देना।
नेक्स्ट आता है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है एरोमेटिक कंपाउंड्स में से? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। स्ट्रॉन्ग एसिड। Which is the strongest acid among the following aromatic compound? Okay, time is over. So orthonitrophenol is the right option due to the ortho effect. यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है? ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट इज लाइक कि अगर आप यहाँ पर देखो ना, ऑर्थो इफेक्ट नहीं कहोगे आप इसे, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा कि इनके बीच में एच बॉन्डिंग होगा। नॉट ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर आपके पास जो बनेगा दैट्स द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका ए इज द राइट ऑप्शन। ऑर्थो के बाद मेटा देन पैरा आता है इसमें। नेक्स्ट, these are the three canonical structure of the naphthalene. Examine them and find the correct statement among the following. These are the three canonical structure of the naphthalene. Examine them and find the correct statement. All the carbon bond length are same. C1 C2 bond is shorter than the C2 C3. C1 bond is longer than C2 C3. एक मिनट एक शायद गलत हो गया क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। ये थर्ड क्वेश्चन था लोन पेयर वाला ना। हाँ मेरे को लग ही रहा था ये गलत हुआ। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल नहीं आएगा इसका, हाँ ये गलत है। पैरा आएगा, वही पैरा आएगा। पैरा इसमें ऐसा होता है, पैरा, ऑर्थो, मेटा और नॉर्मल क्लोरो वाला। पैरा पे क्लोरो, पीएमओ, POM, या मूव कर लो चाहे जैसे भी। पैरा नाइट्रोफिनोल आएगा इसका आंसर, ए नहीं आएगा, गलत है इसका। पैरा नाइट्रोफिनोल इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि ऑर्थो में तो वो दे ही नहीं पाएगा इतनी आसानी से, वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? पैरा देन ऑर्थो देन मेटा। अभी ये करिए, दीज आर द थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखें, उसने जो बात कही है वो C1 C2 और C3 की बात कर रहा है। मतलब C1 के साथ C2 और C2 के साथ C3, उसने C4 की तो बात करी नहीं है, पहली बात। अगर मैं अपने पहले स्ट्रक्चर में देखूं तो C1 C2 में सिंगल बॉन्ड है, पर अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर में देखूं तो डबल बॉन्ड है, तीसरे स्ट्रक्चर में देखूं तो डबल है।
जबकि C2C3 के अंदर क्या है, अगर C2C3 के अंदर अगर हम देखें तो पहले वाले स्ट्रक्चर में डबल है, दूसरे वाले में सिंगल है, फिर दोबारा से सिंगल है। तो यानी यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है कि C1 C2 में अगर पहले सिंगल बॉन्ड था, अब बाद में डबल हो गया, तो बॉन्ड छोटा ही होगा ना। तो ये बिल्कुल सही है, और ये भी बात सही है, मतलब इसी से ही सब ये हो रही है कि पहले छोटा था, फिर ये मतलब लॉन्ग एंड लॉन्ग होता जाएगा। तो C1 C2 शॉर्टर देन द C2 C3, एंड द रीज़न कि भाई यहाँ पे C1 एंड C2 में डबल एंड डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो शॉर्ट होगा, अगर सिंगल होता तो लॉन्ग होता। फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इनमें से कौन से स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के लिए ट्रू नहीं है? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन। टेक अ 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद आंसर बताऊंगी। ओके, टाइम इज ओवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, क्योंकि फर्स्ट टेबल है स्ट्रक्चर सेकेंड से, क्योंकि फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा चार्ज से स्टेबल होता है। न्यूट्रल वाला चार्ज से हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। फर्स्ट टेबल है थर्ड से, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन द थर्ड, सेकेंड वाला ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंड वाले में कार्बन आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेकेंड वाला तो आपका लेस स्टेबल है, तो इसमें इनकरेक्ट ही पूछा था, ये आएगा। और ये भी लिखा है कि पाई बॉन्ड इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होता है वही विन करता है आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज द कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। आपको बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज करना है। अरेंज द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। Let us consider the following compound. Arrange these compounds in the decreasing order of their basicity. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले ये बताओ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, उसके बाद कौन है, फिर कौन है। इस तरीके से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा देन कम 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 करके। ओके, टाइम इज ओवर। तो इस क्वेश्चन में बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। बेसिसिटी के लिए देखिए आप, सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, मतलब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्या करे, डोनेशन करवाए, जो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखना था। सीधी सी बात तो यही होती है कि जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के,
और वहीं अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो अगर CH3 है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, साइनाइड जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 अगेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको नो डाउट डी आएगा ऑप्शन, तो यहाँ से ये 2 ऑप्शन गलत हो गए, डी में आएंगे। डी के बाद ए आएगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, जो ज़्यादा होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। हमें पता है कि NO2 मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कंपैरेटिवली टू विद द साइनाइड, तो ये लास्ट में जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उतना घटिया लेवल का बेसिक होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बी इज द लास्ट, क्योंकि NO2 इज द मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज कंपैरेटिवली टू द साइनाइड, सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसकी मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। द मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। ओके, टाइम इज ओवर। तो मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन मुझे बताने थे। आपको पता है कि दिस इज द एक्टिव मेथाइलिन टाइप, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गए, और यहाँ पर भी हैं ये। आप ये आंसर तो लगाए नहीं होंगे, आंसर या तो आपने सी लगाया होगा या डी लगाया होगा, इन दोनों में से एक करेक्ट है, बट सी वाला भी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये कार्बोनिल ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा कंपैरेटिवली टू दिस वन, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, नॉट अ सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एंड यू नो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ये एक मल्टी सेलेक्टिव है, तो सोच समझ के जवाब करिएगा, मल्टी सेलेक्टिव। pyridine, pyrrole, imidazole, इनमें से which one is are true? pyridine, pyrrole and imidazole. सभी ऑप्शन को अच्छे से रीड आउट करिए।
ओके, टाइम इज ओवर। सो बेसिकली यहाँ पे पिराडीन, पायरोल और इमिडिजोल है। सबसे पहले उसने कहा ब्रॉन्स्टेड बेस। देखिए ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, जो अपना एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को। ब्रॉन्स्टेड बेस होता है जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन। अब एक्सेप्ट भी तो प्रोटोन वही करेगा ना जो अपने लोन पेयर का डोनेशन करेगा, सीधी सी बात है। जो लोन पेयर का डोनेशन करेगा वही तो H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन जो पिराडीन है, इसके जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब ये इजीली डोनेशन कर सकते हैं। बट पायरोल के कंजुगेशन में जा रहे होंगे, सो दिस इज द डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये आसानी से डोनेशन नहीं करेंगे। इमिडिजोल के अंदर दो नाइट्रोजन है, 1 और 2। फर्स्ट वाला जो है आपका वो तो एरोमेटिसिटी के लिए या कंजुगेशन के लिए अंदर जा रहा है, यानी डीलोकलाइजेशन में फर्स्ट वाला, जबकि जो सेकेंड वाला है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट एंड थर्ड आर द ब्रॉन्स्टेड बेसिस, वेयर इज अ सेकंड नोट। तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि थर्ड में एक डीलोकलाइज्ड है और एक LLP है, तो कम से कम एक नाइट्रोजन तो आपका करेगा ही। फिर आता है कि जो आपका थर्ड है, नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन सेकेंड। थर्ड वाला ज़्यादा बेसिक है, नहीं थर्ड वाला सेकेंड से ज़्यादा बेसिक भी नहीं है। नहीं, थर्ड वाले में दो नाइट्रोजन है, तो उसने कहा कि पहले वाला बेसिक है, जबकि ये आपका लेस बेसिक होगा क्योंकि डीलोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड होने की वजह से ये आपका मोर बेसिक होगा, दिस इज मोर बेसिक। तो ये स्टेटमेंट गलत थी। थर्ड को अगर प्रोटोनेट करते हो तो वो प्रोटोनेशन N2 पर होता है। अगर आप थर्ड का प्रोटोनेशन करोगे, अगर आप H+ को लेकर आओगे तो वो सेकेंड पर होगा, फर्स्ट पे नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला तो लेस बेसिक है ना, मोर बेसिक पे ही होगा। तो ये ठीक है। कहता सारे नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं सारे के सारे नाइट्रोजन यहाँ पे मतलब सारे के सारे sp2 कह सकते हो, sp3 तो नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन लगाना था वो A एंड C इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अगेन दिस इज द मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही होगा ये। सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए, उसके बाद होगा ये क्वेश्चन। ओके, टाइम इज ओवर। तो इनकरेक्ट पूछा था। देखिए सबसे पहले आपके पास HC डबल बॉन्ड, मैं हर एक का हाइड्रोजन रिमूव करके बनाऊंगी, क्योंकि एसिड के अंदर आप हाइड्रोजन को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज ही बनाते हो वैसे भी।
तो यहाँ पे CO नेगेटिव। अब इन दोनों में ज़्यादा एसिड कौन है, विच इज़ द इनकरेक्ट आपको बताना था। देखिए ये वाला जो CO नेगेटिव है और यहाँ पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, एज वेल एज यहाँ पे आपका ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं लग रहा जो इसको एसिडिक बढ़ाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये स्टेबलाइज है और इस केस में क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा बाय दिस वन, क्या नीचे भी होगा इसके अंदर, मतलब दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही आपका। पॉइंट ये आता है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा और यहाँ पे फिनाइल लगा। जो हाइड्रोजन है वो कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, बट फिनाइल इज शोइंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्रोवाइड करा सकता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कोई प्रोवाइड कराता है, कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराता है तो वो हमेशा एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो जिसकी वजह से इन्होंने लिखा है कि HCH इज अ वीकर एसिड देन फिनाइल OH, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डोनेटिंग है ना, सॉरी वंस अगेन सॉरी। यहाँ पे, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास कौन है, फिनाइल है, मतलब जो ग्रुप है वो फिनाइल है। तो हमसे पूछा गया था कि मतलब फिनाइल कैसा करेक्टर शो करेगा, तो फिनाइल यहाँ पे रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस से क्या होगा कि यहाँ ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो ये होगा बाय द रेजोनेंस। कंजुगेशन कह लीजिए चाहे, कि कंजुगेशन इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा तो ये वाला आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, जबकि ये वाला आपका क्या होगा, लेस एसिडिक कंपैरेटिवली टू दिस वन, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन की वन था। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें, शायद फिर से गलत हो गया, कंफ्यूजन हो गई है मुझे ही। देखो ऐसा ही होता है ना, फिनाइल है, फिनाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप की तरह डील करता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ग्रुप की तरह डील करेगा तो ये उसको लेस एसिडिक बनाएगा। हाँ, क्रॉस कंजुगेशन से आ जाएगा इसमें इफेक्ट, इसमें आप क्रॉस कंजुगेशन से कह सकते हो बिल्कुल, कि इस वाले में कोई क्रॉस कंजुगेशन नहीं होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में कोई भी क्रॉस कंजुगेशन नहीं होगा, जबकि फिनाइल वाले में क्रॉस कंजुगेशन होगा। आप उसी सेंसर लगाइए, तो यहाँ आपका क्रॉस कंजुगेशन नहीं होगा और यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन होगा, और अगर क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है तो वो आपके CO नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है। दैट्स वाई अगर यहाँ क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो रहा है और यहाँ हो रहा है तो ये वाला क्या होगा, मोर एसिडिक होना चाहिए था, ये वीकर नहीं। एक सेकेंड रुको, मैं इसको दोबारा से कराती हूँ क्वेश्चन को, ये मुझे ही इतना कंफ्यूज कर चुका है क्वेश्चन। मैं एक बार दोबारा से इसको, इनकरेक्ट पूछा ना उसने, एक तो ये है और एक आपके पास ये है, ऐसे। तो यहाँ ना ये वाला बंदे को देखो, कार्बोनिल को, यहाँ तो क्रॉस कंजुगेशन नहीं है, पर यहाँ ये अगर ऐसे जाता है उसके बाद ऊपर, तो फिर ये इसके साथ भी कर सकता है। यहाँ क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, अगर यहाँ क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है तो ये स्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा, और अगर ये मोर स्टेबल होगा तो ये मोर एसिडिक होगा, और ये लेस स्टेबल है तो ये लेस एसिडिक होगा, और अगर ये लेस एसिडिक है तो ये पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर वीकर की जगह आना चाहिए था स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंगर होता है कंपैरेटिवली टू दिस वन।
उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास ऑक्साइम आर मोर एसिडिक देन हाइड्रोक्सिलमाइन। ये तो दिख ही रहा है कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा कंपैरेटिवली टू दिस वन। यहाँ से आप हाइड्रोजन इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, मतलब हाइड्रोजन निकाल के ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगी। कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तो वो भी नहीं है। यहाँ पर सिलिकन है और यहाँ पे कार्बन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि कार्बन है और यहाँ पर सिलिकन है। तो कार्बन आपको पता है कि ज़्यादा उसको क्या करेगा, एसिडिक प्रोवाइड कराएगा। सिलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन ज़्यादा करेगा। मतलब जो अगर हम बात करें ना डोनेशन की, ये ज़्यादा डोनेशन कर रहा होगा तो ये इतना स्टेबलाइज नहीं करेगा, ये ज़्यादा डोनेशन करेगा, ये स्टेबलाइजेशन कराएगा। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, ये गलत है। फिनॉल ना लेस एसिडिक होता है बेंजोइक से, क्योंकि बेंजोइक के अंदर क्या होता है, अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन होता है वहाँ पे, निकालते हैं उसको क्रॉस कंजुगेशन से स्टेबलाइजेशन, बट फिनाइल के अंदर फिनॉक्साइड रिंग आती है जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही होती है। तो फिनॉल वाला आपका लेस एसिडिक होगा देन कंपैरेटिवली टू दिस वन। डी इज द राइट ऑप्शन। तो इसका आंसर ए एंड डी लगाना था। फिर भी मुझे इस क्वेश्चन पे अभी भी डाउट है मुझे तो इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When the benzene sulfonic acid and the para-nitrophenol treated with a sodium bicarbonate, then what the gases released respectively? तो मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इट्स लाइक बी रिएक्ट विद अ सोडियम बाइकार्बोनेट। मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, और मैंने दोनों को रिएक्ट कराया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? एज वी नो दैट, अच्छा पहले तो आप ट्राई करें, सॉरी पहले आप ट्राई करिए 1 मिनट, उसके बाद हम करेंगे। First of all, you try this question. Okay, time is over. As we know that sodium bicarbonate क्या होता है, बेस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेस। एंड हमें पता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल एसिडिक होता है नेचर में, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया। और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑल्सो द एसिड इन नेचर। और एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें पता है एक तो साल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा और एक CO2 गैस रिलीज होगी। दोनों ही केसेस में साल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। तो इसमें डी इज द राइट ऑप्शन, नॉट दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9 के बाद 10 के बाद 11, अब 12th क्वेश्चन आएगा। दिस इज द 12th क्वेश्चन। एंटर द आंसर। अगर यहाँ पर x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है, कितने सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे? कितने सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे इस रिएक्शन में? कितने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में?
ओके, टाइम इज़ ओवर। सो अगर आप देखो तो उसने पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने आपको बताया कि ये बेस है। एसिड ढूंढना था, सल्फोनिक एसिड इज अ मोस्ट एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ मोस्ट एसिडिक। ये दोनों, क्योंकि यहीं से आपके पास कौन सी गैस निकलती है, मतलब दोनों से ही आपके CO2 गैस रिलीज होगी, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। The total number of alpha hydrogen in the following compound. टाइम इज ओवर। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं? sp2 से नेक्स्ट जो sp3 कार्बन होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये sp2 सारे sp2 हैं, बट इससे नेक्स्ट sp3 है। कितने हाइड्रोजन है? एक ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, एक ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। Total 6 alpha hydrogen is the right option. Next is question number 14. What is the number of the sp2 carbon atom in the given compound? Number of sp2 carbon atom in the given compound. Total number of sp2 carbon atom in the given compound. Okay, time is over. I think so. You just write the 15 answer. 1 sp2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 is the right option. And the question number 15. Write the number of pi electron in the cyclic delocalization. Cyclic delocalization में कितने pi electron इस्तेमाल है?
सो द नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन आपको जस्ट फाइंड आउट करना था। कितना आंसर निकाला होगा आपने? देखो, नो डाउट ये आपको याद आया होगा, दिस इज द साइक्लोक्टाटेट्रीन। इसका स्ट्रक्चर हम ट्यूब शेप भी बनाते थे, लाइक दिस। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होकर आप इसे एंटी एरोमेटिक नहीं कहते थे, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो है बट आप इसे एंटी एरोमेटिक ना कहकर नॉन एरोमेटिक कहते थे। क्लेडन का क्वेश्चन आई, पर जैसे ही आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो ये बन जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और वो 10 के 10 डीलोकलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आना था। अब देखिए, ये टोटल आपने 15 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो कवर अप कर लिया। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन का टेस्ट आपने कवर अप कर लिया। अब आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं आउट ऑफ 30 नंबर का टेस्ट हो गया ये। मैंने सारे क्वेश्चन करे हैं, सबका साथ साथ सोल्यूशन भी करा दिया। मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट है, एक बार मैं दोबारा उसको करना चाहूँगी। एंड दिस क्वेश्चन इज़ ये वाला। एक बार मैं इस पर थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। कार्बोक्सिल, ये वाला तो ठीक हो गया कि फिनाइल वाला क्रॉस कंजुगेशन है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इसको क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा लेस एसिडिक होता है, ये तो ठीक है। सिलिकॉन इज अ लेस एसिडिक देन दिस वन। कार्बन एंड सिलिकॉन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो डोनेशन करेगा, विड्रॉइंग करेगा, वो तो विड्रॉ इफेक्ट लगाएगा। मुझे इसमें थर्ड ऑप्शन पे डाउट है, थर्ड ऑप्शन पे हमें लिटिल बिट डाउट है। ये तो ठीक है कि अगर आप यहाँ से निकालते हो नेगेटिव है स्टेबलाइज बाय द डबल बॉन्ड बट दिस नॉट स्टेबलाइज बाय द डबल बॉन्ड, ये वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाली इनकरेक्ट थी। और फिनॉल इज अ मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, फिनॉल इज लाइक दिस और बेंजोइक एसिड इज लाइक दिस, दोनों का नेगेटिव। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बना जो कि रेजोनेशन से स्टेबलाइज होगा, यहाँ क्रॉस कंजुगेशन होगा, तो क्रॉस कंजुगेशन इसको लेस एसिडिक बनाएगा, तो ये ठीक तो है, ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। फिर भी एक बार आप इसको थोड़ा देख लेना, आप अपना कमेंट में ना इसका व्यू बताना कि आपका क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था इस क्वेश्चन के लिए। बाकी अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट IIT जेम की तैयारी करना चाहता है तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए टॉपर्स बैच फॉर द IIT जेम 2025-26 केमिस्ट्री 28 सितंबर से हमारा नया कोर्स शुरू हो चुका है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच नंबर 10th। और यूज कोड अल्काकेम एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन फॉर द IIT जेम। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उड़ान बैच फॉर द गेट केमिस्ट्री भी हमारे पास, अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो कनेक्टेड विद अस। और दिस इज द टॉप 100 रैंकर्स, ये टॉप 100 रैंकर्स आप देख सकते हैं जिसमें 99 अनअकैडमी लर्नर्स है, टॉप 20 रैंकर्स। एंड प्लस के फीचर्स हैं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ आप असेस कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सारा आपको बाय टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। और सबसे मेन होगा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। और अब जो आगे का प्लान है वो हमारा ये है, सेकेंड वीक प्लान, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम ये प्लान करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा टेस्ट होगा वो स्टीरियो केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, है ना जी। नेक्स्ट सैटरडे अपन स्टीरियो केमिस्ट्री का टेस्ट लेंगे। उससे पहले हम पूरा हफ्ता जो जो टॉपिक करेंगे तो हमने पूरा शेड्यूल बना रखा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड वीक प्लान, थर्ड वीक प्लान, फोर्थ वीक प्लान, and what about this is the 5th week plan for the October month।
राइट। सो ये प्लान है और ये सभी फीचर्स हैं, और ये है मेन कि अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं तो अलका मैम एज अ मेंटोर आपको मिलेंगे। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो वांट मेंटोरशिप की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है ना, मेंटोरशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर द मेंटोरशिप यूज़ कोड अलका कैम, डिस्काउंट आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, मतलब नेक्स्ट मंडे लाइक मिलते हैं मंडे को फिर अपने नए टेस्ट के लिए, और सैटरडे में हमारा नेक्स्ट टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मार्क्स ज़रूर बताना मुझे, मार्क्स ज़रूर बताना कि कितने मार्क्स बने आपके।